बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहिब्बे वतन पाकिस्तानियों। कहानी का बकिया हिस्सा अब आप लोगों के सामने पेश किया जाता है। ये अब आपका फ़ैसला है कि कहानी सुनकर आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। कि बड़े लोग रात को जश्न मनाते और शराब पीते हैं, मगर मेरे लिए 14 अगस्त का दिन हशर का दिन होता है। सुबह सवेरे जब तोपें सलामी देती हैं तो मैं कानों में उंगलियां ठोस लेती हूँ। छोनी इतनी करीब है कि तोपों के धमाके सीने में लगते हैं। ये धमक मुझे धक्के दे रही है कि मशरकी पंजाब पहुँचा देती है। फिर मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से इधर आती हूँ। खाला जी, आपको पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता? आपको आज़ादी की खुशियाँ बुरी लगती हैं? किसने कहा है तुझे बेटी? मुझे पाकिस्तान अच्छा नहीं लगता। अगर अच्छा ना लगता तो मैं 4 सिखों के कब्जे से कैसे भाग गई? 30 कोस का फासला पाँव छील के क्यों तय करती? मुझ जैसी औरत की किस्मत में एक मर्द ही लिखा होता है ना। वहाँ इकट्ठे 4 मर्दों के साथ रही, 15 दिन रही, लेकिन बेटी मैं कुछ समझती थी ना, कुछ सोच भी सकती थी ना। मैं मुसलमान की जनी थी और मेरा घर पाकिस्तान था। मैं पाकिस्तान की थी इसलिए चली आई। मुझे पाकिस्तान उस वक्त भी अच्छा लगता था और आज भी अच्छा लगता है। आपके गांव का नाम क्या है? मत पूछो, बताऊंगी नहीं, लिखना नहीं। क्यों? मेरे जानने वालों की बेइज्जती होगी, इसने तंज से कहा और मुस्कुराहट से भी। मेरे भाइयों की नाक कट जाएगी और मेरी बरादरी के बुजुर्गों की बेइज्जती होगी। वो इज्जतदार लोग हैं ना। मैं इनकी सफ़ेद पगड़ियों पर सियाह धब्बा हूँ, जैसे वो दूसरों से छुपाते आए हैं। वो कहाँ हैं? जहाँ भी हैं खुश रहें। सुना है बड़े जिम्मेदार हैं, ट्यूबवेल लगे हुए हैं और अनाज ट्रकों में मंडी में जाता है। इधर मेरा हाल देखो, एक काठ पर 3 बच्चे सोते हैं। इनके अब्बा के मेहमान आ जाए तो हम फर्श पर बिस्तर डाल लेते हैं, पर शुक्र है पैदा करने वाले का। उसने सुकून अमेज आप भर कर कहा, इसका मुझे कोई गिला नहीं। मैंने अल्लाह की ज़ात से जो मांगा था वो उसने दे दिया। वो उठी और दूसरे कमरे में चली गई। छोटी सी एक मेज़ उठा लाई, फिर इस पे चाय की 2 प्यालियाँ ला रखी। अपने गांव का नाम बताकर इसने कहा, इस गांव में सिख और मुसलमान इकट्ठे रहते थे। हमारी दीवारें सांझी थी मगर दिलों में कोई साँझ नहीं था। फिर जब 1947 का सन चढ़ा तो हमारी दुश्मनी दिलों से निकलकर सामने आ गई। खाला जी, आपको ये दुश्मनी अच्छी लगती थी या बुरी? दुश्मनी अपनों से होती तो बुरी होती है, उसने फौरन जवाब दिया। इन काफरों के साथ जो दुश्मनी थी बड़ी अच्छी लगती थी। मैं बच्ची तो नहीं थी, इस वक्त मेरी उम्र 23 साल थी। मेरी मंगनी हो चुकी थी, दिन मुकर्रर करने बाकी थे। मैं इस दुश्मनी की वजह समझती थी। गांव के बच्चे भी समझ गए थे कि मुसलमान अपना एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं जिसमें इस्लामी हुकूमत होगी। सिखों और हिंदुओं को तो ये पसंद ही नहीं था। मैंने अपने मंडेरों पर सब्ज झंडे चढ़ा दिए। बच्चे हाथों में सब्ज झंडियाँ उठाते फिरते और खेलते कूदते। इनकी ज़ुबान पर एक ही नारा रहता था, लेके रहेंगे पाकिस्तान। मैं सब कुछ समझती थी। जब पर्चियाँ पड़ी थी 1946 के इंतखाबात में, तो कांग्रेसियों ने हमने कहा था कि 10 रुपये फी पर्ची देंगे। पर्ची कांग्रेस के मेंबर को देना। हर एक मुसलमान ने इनकार कर दिया था। जब पर्चियाँ डालने का वक्त आया तो हिंदुओं और सिखों के बुजुर्गों ने गांव के मुसलमानों को इकट्ठा करके कहा, तुम लोग बेवकूफ़ ना बनो। तुम जिस कायदे आज़म कहते हो वो अंग्रेज़ों का आदमी है। वो तुम्हें ऐसी जगह मारेगा जहाँ तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा। हमारा एक बूढ़ा उठ खड़ा हुआ। उसने काफरों के बुजुर्गों से कहा, सुनो भाई, जो बात तुम्हारे दिल में है वो करो। हम अपने लीडरों की बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम बहुत सी लड़कियां मंडेरों पर बैठी सुन रही थी। वो लोग गांव के दरमियान बैठे बातें कर रहे थे। हिंदू और सिख बहुत चालाक थे। वो पहलू बदल गए। हमदर्दी से कहने लगे, हम किसी की बेहुरमती नहीं करते। तुम हमारे भाई हो, हम इकट्ठे जने पले और इन खेतों में खेल कर बड़े हुए हैं। हम तुम्हारे भले की बात करते हैं। पाकिस्तान बन गया तो ये इलाका हिंदुस्तान में रहेगा। हम पहले वाले प्यार से इकट्ठे रहना चाहते हैं।
इसका सबूत हम ये पेश करते हैं कि तुम हमारे मेंबर को पर्चियां दो और पर्चियां देने से पहले 30 रुपए फी पर्ची हमसे नकद ले लो। हमारे बुजुर्ग उठ खड़े हुए। हर एक ने यही जवाब दिया कि एक तरफ हमारा ईमान और दूसरी तरफ तुम हो। इस गांव का कोई मुसलमान अपना ईमान 30 रुपए पे नहीं बेचेगा। बहुत शोर शराबा हुआ। हमारी माएँ भी बोल पड़ी। कई औरतों ने मर्दों से कहा, खबरदार अपनी पगड़ियां काफरों के हाथों में ना बेचना। उसने आह भरी और दुखिया आवाज में कहने लगी, तुम जैसी लड़कियां जो पाकिस्तान में पैदा हुई हैं कैसे यकीन करेंगी कि उजड़ किसानों की जाहिल और जंगली औरतों में ये जज्बा था। कोई नहीं बेटी, आज कोई भी यकीन नहीं करेगा। जमाना नंगा हो गया है, लड़कियां नंगी हो गई हैं, लड़के नंगे हो गए हैं, कौम की गैरत ही नंगी हो गई है। आज तुमसे इस वक्त की बात कर रही हूँ तो ऐसे लगता है जैसे मैं झूठ बोल रही हूँ। इसने चौंक कर कहा, चाय पियो बेटी, ठंडी हो रही है। पी लो, मैं दूसरी प्याली ले आऊंगी। मैंने चाय की प्याली उठाकर एक घूंट लिया तो हलक में कोई चीज़ अटकी हुई महसूस हुई। घूंट निकलना ही नहीं जा रहा था। इसकी बात इसके सीने से निकल रही थी। ये गलत नहीं कि बात वो जो दिल से निकलती है असर रखती है। ये इसकी बातों का असर था। मेरा दिल जैसे हलक में ही आके अटक गया था। मैंने 2 बेगमों का इंटरव्यू लिया था। उफ खुदाया, बातों में तसन्ना, अंदाज में बनावट, और उन्होंने इंटरव्यू देते इतना वक्त नहीं लगाया था जितना इन तस्वीरों के पीछे लगाया होगा। दोनों अपनी उम्र खा चुकी हैं मगर दोनों ने अपनी शादी के वक्त फ़ोटो दिए थे। मैंने दोनों के इंटरव्यू नहीं लिखे और अब मैं जिसका इंटरव्यू ले रही हूँ इसके सीने से अल्फाज किसी कोशिश के बगैर निकलते चले आ रहे थे और मेरे दिल में उतरते चले जा रहे थे। इन अल्फाज का ही असर था कि आंसू उमड़कर मेरी आंखों में आ जाते थे और मैं इन्हें रोक नहीं सकती थी। उस वक्त मुसलमान मर्द और औरत में कोई फ़र्क नहीं रह गया था, वो कह रही थी। हिंदू और सिख हमारे बुजुर्गों का टका सा जवाब सुनकर उठे और 2 सिख बूढ़े चलते चलते हमारे बुजुर्गों के कानों में कह गए, हमसे दुश्मनी मोल ना लेते तो अच्छा था। हम जो जवान लड़कियां थीं, इन मर्दों ने उसी रात कह दिया कि बेवक्त गांव से दूर ना जाया करो और कोई लड़की अकेली गांव से बाहर ना जाती। पर्चियां पड़ी। सिख, मुसलमान और हिंदू कुल्हाड़ियां और बर्चियां उठाए पर्चियां डालने गए। औरतें भी इनके साथ थीं। काफरों ने मुसलमानों को धमकियां दी और पर्चियों की कीमत 50 रुपए भी कर दी। लेकिन जो सिखों के मुसलमान मज़ारे थे उन्होंने भी पर्चियां उसको दी जिसे मुस्लिम लीग ने खड़ा किया था। 3-4 जगहों पर लड़ाई भी हुई। सिख भी जख्मी हुए, हिंदू और मुसलमान भी। इसके बाद सिख और मुसलमान एक दूसरे को बड़े गुस्से से देखने लगे। भाई बंदी ख़त्म हो गई। साहब सलामत भी ना रहे। कभी तो ऐसे लगता था कि हमारी इनके ढोर डंगर भी एक दूसरे से नफरत करते हैं। में 4 महीने गुजरे तो खबर मिली कि अमृतसर में खून खराबा हो गया। लोग तरह तरह की कहानियां सुनाते थे। बात ये थी कि हिंदुओं सिखों ने मुसलमानों के एक जनाजे पर हमला किया था, फिर मुसलमानों ने इन पर हमला किया था। दोनों तरफ बहुत नुकसान हुआ था। उसके बाद यही एक खबर मिलती थी कि आज फलां जगह का काफिर और मुसलमान टकरा गए, आज फलां गांव के 2 मुसलमान कत्ल हो गए। पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया, जिंदाबाद। इससे हमारे गांव के सिखों के तेवर और ज्यादा बदल गए। हमें सारी बातों का पता नहीं चलता था। गांव में ये खबर फैल गई कि 14 अगस्त के रोज हिंदुस्तान के 2 हिस्से हो जाएंगे, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। लेकिन हमारा गांव बल्कि सारे का सारा जिला हिंदुस्तान में रहेगा। एक तरफ पाकिस्तान बनने की खुशी, दूसरी तरफ अपने गांव काफरों के हिस्से में जाने का गम। कुछ समझ ना आएगा कि क्या करें।
कुछ पढ़े लिखे सियाने मुसलमान गांव-गांव घूमते और कहते फिरते तुम अपना अपना बचाव कर लेना, लेकिन हमें तो ऐसा वहम भी ना था कि ये कुछ होगा जो हमारे साथ हुआ। सावन के काले काले बादल चढ़ आए थे। ये तो हर साल आते थे और खुलकर बरसते थे, मगर अब बरसे तो ऐसे बरसे कि पानी की बजाय खून बरसने लगा। अब बेटी मैं सारी बात कैसे सुनाऊं? ये तो बहुत बड़ा लंबा किस्सा है। अभी अगस्त की 14 तारीख नहीं आई थी कि हमारे सब झंडे खून से लाल हो गए। हमारे बच्चों की छोटी छोटी झंडियां बच्चों के खून में तैरने लगी। रात हम कोठे पर चढ़ती थी तो आसमान लाल सुर्ख नजर आता था। कोई कहता अमृतसर जल रहा है, कोई बताता तरन तारा जल रहा है। दूर दूर चारों तरफ शोले उठते नजर आते थे। वहाँ तो सारा पंजाब ही जल रहा था और शोले बहुत तेजी से हमारे गांव की तरफ बढ़ते ही आ रहे थे। हर रात करीब आ रहे थे। हमारा गांव रेलवे लाइन और सड़क से बहुत दूर था, इसलिए हमें मालूम ना हो सका मुसलमान पाकिस्तान की तरफ भागे जा रहे हैं। हमारे गांव वालों को मालूम हो गया था कि हम अब यहाँ नहीं रह सकते, घर बार छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन किसी का जी नहीं चाहता था अपने मकान, जमीनें और सारी उम्र की कमाई गैरों के लिए छोड़ के जाएं। फिर वो दिन आ गया जब हमसे सारी पूंजी और हमारे जमीनें छीनने वाले आ गए। उन्होंने ये सज़ा हमें इसलिए दी कि हमने पाकिस्तान के नाम पर पर्चियां डाली थी। सूरज अभी गुरूब नहीं हुआ था जब दूर से उल गपाड़ा सुनाई दिया। गोलियां भी चल रही थी। मर्द बाहर निकलकर देखने लगे और लड़कियां छतों पे चढ़ गईं। मुझे गांव से कोई 1.5 मील दूर इंसान ही इंसान नजर आए। वो दूर दूर तक फैले हुए थे। बहुत से भाग रहे थे, इनमें औरतें भी थी और बच्चे भी। कुछ लोग लड़ रहे थे। लोग कृपानों और बर्छियों से कट कट कर गिर रहे थे। हमारे मर्द बाहर से आ गए और जिसके हाथ में जो आया उठा लिया। औरतों और बच्चों को बुलाया। बस फिर एक ही दहशत थी जो हम पर तारी हो गई। गोलियों के धमाके हमारे गांव के करीब आ गए और फिर सूरज गरूब हो गया। इसके साथ ही मेरी जिंदगी का सूरज तो हमेशा के लिए गरूब हो गया। मेरे लिए ऐसी रात आ गई जिसकी कोई सुबह ना थी। मैं छत पे खड़ी थी। मुझे याद नहीं कि गांव की कोई और लड़की भी छत पे खड़ी रह गई थी या नहीं। खेतों में मुसलमान को कत्ल होते हुए देख रही थी। इनकी तादाद हजारों थी। जहां जहां तक नजर जाती थी इंसान ही इंसान नजर आते थे। हर कोई भाग दौड़ रहा था और मुसलमान गिर रहे थे। मैंने एक फौजी ट्रक भी देखा जो खेतों में इधर उधर भागता दौड़ता मशीन गने चला रहा था। फौज भी काफिरों के साथ दे रही थी। इस खूनी मंजर पर रात पर पर्दा पड़ता गया। हमारे गांव के सिख जो हमसे अब बोलते भी नहीं थे और गांव में चुपचाप फिरते रहते थे, अचानक उठ खड़े हुए और अचानक हमारे गांव से चीखें उठने लगी। मुझे ऐसा याद आता है किसी ने मुझे आवाज दी थी। मैं जहां खड़ी थी वही जमकर रह गई थी, जैसे मैं पत्थर का बुत बन गई थी। रात का अंधेरा फैल गया था। गांव के अंदर और बाहर से उठता हुआ शोर सुनती रही। तुम मुझसे पूछो कि वो कैसा शोर था, मैं तुम्हें नहीं बता सकूंगी। बस ऐसे समझ लो कि मौत ही मौत। चीखें थी, बच्चे चीखकर माओ के पुकार रहे थे। कल्हाड़ियां और कृपानों के टकराने की आवाजें सुनाई दे रही थी और ये आवाजें थोड़ी सी नहीं थी। यूं समझ लो कि रात के अंधेरे में ऐसे मालूम होता था जैसे जमीन पर ना कोई मकान है, ना कोई दरख्त, ना खेत, ना कोई और चीज, और आसमान पर तारे भी नहीं। बस एक शोर है। जमीन भी शोर, आसमान पर भी शोर। लोगों की मरने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो बच्चे जो छोटी छोटी सब्ज झंडियां गलियों में उठाए फिरते थे, इन्हें गलियों में काट दिए गया। इन मासूमों के नारे लहू में डूब गए।
जिन गलियों में ये नारा गूंजता ही रहता था, लेके रहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान, इन गलियों में अब ये आवाज़ें दे रहे थे, हुन कहो जिंदाबाद पाकिस्तान, हुन लवो पाकिस्तान। इसके साथ ये गलीज गालियाँ सुनाई देती थी और इसके साथ ये आवाज़ तो बार बार सुनाई देती थी, करमे दी कुड़ी नू चुक लो, चौधरी दी कुड़ी नू ना छड़ना, कोई कुड़ी ना जान देना। और मुझे अपना नाम भी सुनाई दिया। किसी सिख के मुंह से अपना नाम सुनते ही मेरे जिस्म में जाने कैसे लहर दौड़ गई। मैं पत्थर से फिर इंसान बन गई और इंसान से वो कुड़ी बन गई जिसे सिख ढूंढ रहे थे। इन्हें मालूम था कि गांव के किस किस घर में जवान लड़की है, मगर मुझे इनसे बचाने वाला कोई नहीं था। सिर्फ अंधेरा था जिसने मुझे सिखों से छुपा रखा था। मैं बैठ गई और अपने करीब की एक आवाज़ से डर गई, जैसे कोई उड़ता हुआ मेरी मंडेर पर चढ़ाया हो। चौंक कर देखा तो मालूम हुआ कि ये झंडा फड़फड़ाता रहा है। हवा बहुत तेज थी, इस झंडे के फड़फड़ा रहा था। इसकी आवाज़ से मेरे आंसू निकल आए। फिर मैं बेकाबू होकर सिसकियां लेने लगी। मैं ये नहीं बता सकती, मैंने कुछ सोचकर ऐसा ही किया था। वो उठी और तेजी से दूसरे कमरे में चली गई। मुझे एक ट्रंक खुलने की आवाज़ सुनाई दी। 2-3 मिनट बाद ट्रंक का ढकना बंद हुआ और जब मेरे सामने आई तो इसके हाथ में एक सबज कपड़ा था। इसने कपड़े को खोलकर कहा, ये था वो झंडा। ये तकरीबन 1.5 गज लंबा और 1 गज चौड़ा कपड़ा था, जिसके एक तरफ बांस डालने के लिए जगह सिली थी। झंडे के दरमियान सफेद कपड़े का बकायदा सा चांद और ऊट पटांग सा सितारा सिला हुआ था। उसने झंडे के दोनों कोने पकड़कर बाजू फैलाए तो झंडा इसके सीने के सामने फैल गया। इसके ऊपर इसका चेहरा मुझे बड़ा ही मासूम और प्यारा लगा, जैसे ये औरत इस जमीन की नहीं, अल्लाह के आसमानों की मखलूक में से हो। मैंने झंडे को कम और उससे ज्यादा गौर से देखा। इसने सर झुकाकर चांद तारे को देखा और एक रोंदी हुई आवाज सुनाई दी, ये था वो झंडा मैंने अपने हाथों में मंडेर पर लगाया था। और इसकी हिचकी निकल गई। इसने झंडे पर बदस्तूर सर झुकाए हुए ऐसा फिक्रा कहा जिसने मुझे सर से पांव तक हिला डाला। इसकी रोंदी हुई सरगोशी सुनाई दी। उस वक्त मैं कंवारी थी।